विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको आंसर कैसे करना है, यहाँ पे जो भी प्रश्न होगा मैं उसको इंग्लिश में बता दूंगा, उसके बाद जो इसकी हिंदी होगी उसको मैं बता दूंगा। इतने में आप इसका जो भी ऑप्शन सही है उसको आप समझ सकते हैं कि क्या सही होगा, उसके बाद मैं तब तक आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो भी एग्जाम होती है, अब ऑनलाइन एग्जाम होती है तो उसमें क्या होता है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार की एग्जाम में क्या था, जो क्वेश्चन पेपर था वो इंग्लिश में था, हिंदी में नहीं था बिल्कुल भी। तो इससे आपको मदद मिल सकती है थोड़ी कि इंग्लिश में हम पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या फिर आपका एमएस एक्सेस, ये जो है आपका एक ऑफिस पैकेज होता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया है, जिसके द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल अलायंस नंबर्स टू द। ठीक है, तो हिंदी में अगर बात करें कि बाय डिफॉल्ट जो आपका एमएस एक्सेल होता है उसमें आपके जो नंबर्स होते हैं, अंक 0 1 2 3 4 होते हैं, ये आपके किस तरफ अलाइन किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राइट। एमएस एक्सेल में जब भी आप टाइप करते हैं सेल के अंदर, सेल्स आपकी बनी होती हैं, तो जो भी आप लेटर्स टाइप करते हैं तो वो आपके राइट साइड रहते हैं। ठीक है, और जो आपके नंबर्स रहते हैं, वो जो आपके लेटर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं वो आपके राइट साइड। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल इज। जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो है .js। जावास्क्रिप्ट फाइल जो होती है उसको हम HTML पेज पे यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो फाइल है वो किस प्रकार की है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फाइल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल लिखा है और ये आपकी फाइल का नाम हो गया, और यहाँ पे अगर MP4 लिखा है तो हम ये जो आपका एक्सटेंशन हो गया, डॉट के बाद का जो हिस्सा है ये एक्सटेंशन होता है। .mp4 लिखा है तो इसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये वाली जो फाइल है एक वीडियो फाइल है। अगर यहाँ पे .mp4 रहता, वो mp4 तो था ही, अगर यहाँ पे .mp3 होता तो हम कह सकते थे ये फाइल जो है एक ऑडियो फाइल है। ठीक है, अगर यहाँ पे .jpg होता तो हम कह सकते थे ये फाइल जो है एक इमेज फाइल है। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन नेम होता है उससे हम समझ सकते हैं कि ये जो फाइल होती है किस प्रकार की है। अगर जावास्क्रिप्ट फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव होगी तो वो इस तरह से होगी, file.js। जो फाइल है आपका नाम हो सकता है फाइल का कोई भी, xyz.js। ठीक है, उससे मतलब नहीं, ये जो आपका एक्सटेंशन होता है ये आपकी फाइल को बताता है किस प्रकार की है। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने है, इन एन ईमेल व्हाट डज BCC स्टैंड्स फॉर। किसी मेल में BCC का मतलब क्या होता है, आपके सामने आंसर्स दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसमें होता क्या है, जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो जो पहली लाइन होती है उसमें आपका रहता है फ्रॉम हो सकता है। ठीक है, अगर फ्रॉम है तो वहां पे जो है आपका ईमेल एड्रेस लिखा होगा, यानी कि जो सेंडर है उसका ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, इसके बाद एक नीचे लाइन होती है उसमें होता है टू में क्या होता है, हम जैसे मेल भेज रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, टू में जो है आपका रिसीवर हो गया। इसके बाद क्या है, वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं जो भी हमारा विषय है ईमेल का। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक ऑप्शन आपको और दिखता है जो कि बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। वहां पे आपको दो चीजें मिल जाती हैं, आपको CC मिलता है एक ऑप्शन, एक होता है BCC। ठीक है, CC और BCC इनको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, जबकि ये काफी यूजफुल होते हैं।
CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, CC का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन कॉपी। और वहीं BCC का मतलब जो होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं तो 2 में हम एक व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, 2 का लिख सकते हैं, या फिर जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एक लिमिट रहती है। अब CC में क्या होता है, CC में मतलब कार्बन कॉपी, यानी कि इसकी प्रतिलिपि। तो 2 को अगर हम दिखाना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम मेल भेज रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोग जो हैं उनको हमें इसकी कॉपी भेजनी है, तो हम CC में उनका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो BCC का ऑप्शन होता है, इसमें क्या होता है, जब भी हम इसमें नाम लिख देते हैं BCC में ईमेल एड्रेस, तो होता क्या है, जो व्यक्ति इस मेल को प्राप्त करेगा उसे केवल अपना ही ईमेल एड्रेस दिखेगा, बाकी लोगों का नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम BCC का यूज करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने है, व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट, ठीक है। ये जो है आपका वेब डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, HTML के जो चैप्टर है उसमें ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रयोग हम करते हैं जब कोई यूजर जो है वेबसाइट पे वापस आता है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है। अब क्या है, आपने उस वेबसाइट को दोबारा से विजिट किया है, तो उसको कैसे पता चलता है वेबसाइट को कि आप जो है रिटर्निंग यूजर हैं। यानी कि 2 तरह के यूजर होते हैं किसी वेबसाइट के लिए, एक आपका हो गया न्यू यूजर, ठीक है, एक हो गया आपका रिटर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कुकीज। कुकीज का यूज हम करते हैं वेबसाइट पे जो आपका यूजर आता है, वापस आई यूजर को हम पता करने के लिए करते हैं। अब इसमें होता क्या है, कुकीज जो होती है एक प्रकार की फाइल होती है, कंप्यूटर फाइल। इसमें क्या होता है, जब भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो आपका वेब ब्राउजर होता है, अगर आप इंटरनेट को यूज करेंगे, अगर एक्सेस करना चाहेंगे किसी वेबसाइट को, तो आप एक वेब ब्राउजर का यूज करेंगे। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, उस फाइल को डाउनलोड कर लेता है या फिर सेव कर लेता है, ठीक है। कुकीज का टाइम भी होता है एक्सपायर होने का, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, ए डायल-अप कनेक्शन कनेक्ट्स टू ए ISP यूजिंग ए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक डायल-अप कनेक्शन होता है, वो आपको ISP से कनेक्ट करता है, किसके द्वारा करता है, यानी कि डायल-अप कनेक्शन के द्वारा आप ISP से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है मॉडेम। डायल-अप कनेक्शन में हम मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। इसका जो काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, और जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग में बदलना, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो केवल डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके सामने चूंकि जो आपके जो ये वाले जो सिग्नल होते हैं एनालॉग, इनको तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो उसको एक ऐसी डिवाइस की जरूरत होती है जिससे वो सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, हाउ PHP फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड। तो मतलब ये है कि जो PHP फाइल्स होती है, HTML के चैप्टर का ही है, HTML से अलग है, लेकिन जो वेब डेवलपमेंट का चैप्टर है पूरा, उसी से ये क्वेश्चन है। तो जो आपकी PHP फाइल होती है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, या फिर जो PHP फाइल होती है वो किस पे काम करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थ्रू वेब सर्वर। जो PHP फाइल्स होती हैं, ठीक है, ये जो है आपकी वेब सर्वर पे काम करती हैं, और जो PHP का पूरा नाम होता है वो आपका होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। ये जो है आपका वेब सर्वर जब आप यूज करते हैं तो वहां पे हम अगर डेटाबेस बनाना है तो PHP से हम उसको डेटाबेस को कनेक्ट करके वहां पे हम काम करते हैं, ठीक है। और जो आपका HTML होता है, HTML का प्रयोग भी हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, DNS is an internet service that translate a domain to or from। मतलब यह है जो DNS होता है वो एक इंटरनेट सेवा है, ठीक है। इसका प्रयोग हम डोमेन को किसमें या किससे ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं,
यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका आईपी एड्रेस। डीएनएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसको हम इंटरनेट की टेलीफोन डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइस होती हैं या फिर जितनी भी डिवाइस आपकी कनेक्ट हो सकती हैं उन सभी का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें होता क्या है, आपकी डिवाइस जो है अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं आपके अपने फोन को तो इसका भी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सामने काफी इंटरनेट पे काफी कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक है। अब हम इंटरनेट का यूज किस लिए करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पे होता क्या है, आपकी जो सूचनाएं होती हैं इंटरनेट पे वो वेबसाइट पे रहती हैं, ठीक है। इंटरनेट पे जो आपकी सूचनाएं मिलती हैं वो वेबसाइट से ही तो आप लेते हैं। अब क्या है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट आपका एक नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट डाटा स्टोर कर रही है तो डाटा स्टोर आपका हो रहा है किसी ना किसी कंप्यूटर पे ही तो होता है, ठीक है। उन कंप्यूटर्स को हम सर्वर कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि सर्वर भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। अगर आपको वेबसाइट की जगह आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे होता क्या, अगर हम कोई नंबर, ठीक है, अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए कि एक ये वेबसाइट है, इस पे आपको ये सूचना मिलेगी, ठीक है, और कोई दूसरा नंबर है वहां पे आपको ये सूचना मिलेगी। अब क्या ये आपके लिए काफी कठिन हो गया। अगर हम इसको कोई नाम दे दें तो आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। जैसा कि आपकी फोन बुक डायरेक्टरी होती है मोबाइल पे, वहां पे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, अगर आपको नंबर नहीं पता है तो आप नाम से ही तो सर्च करते हैं। नंबर्स तो आपको सभी के याद नहीं होंगे, तो यहाँ से आपको नाम से आसानी हो रही है। तो सेम चीज इंटरनेट पे भी होती है। जो भी आपकी आईपी एड्रेस होती है, ठीक है, उस पे किसी डोमेन नेम यानी कि उसको नाम दिया जाता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो डीएनएस का काम यही होता है, रिजॉल्व करना कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना है और डोमेन को आईपी में, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा है, ए निबल इज इक्वल टू, आपका जो निबल होता है स्टोरेज में हम यूज करते हैं, ठीक है। निबल जो आपका होता है स्टोरेज में यूज करते हैं। अगला प्रश्न आ गया, एक निबल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 बिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक बाइट होता है, एक बाइट जो आपका होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आंसर्स दिए गए आपके, वो ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, ठीक। इसका जो सही आंसर है, आपसे क्या पूछा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटीवायरस। एंटीवायरस आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये एप्लीकेशन की श्रेणी में आता है, जो कि हम एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है सिस्टम को, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है किस प्रकार की लैंग्वेज है। ये प्रश्न जो है पिछली बार के एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये वाला प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, लेकिन इसका जो तरीका होता है एग्जाम में पूछे जाने का वो अलग होता है। सेम टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसके जो आंसर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। काफी बार आंसर नहीं, ऑप्शन जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। जब ऑप्शन चेंज हो जाएंगे तो आंसर भी आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसको हम HTML फाइल में जब यूज करते हैं तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, इसको किसी वेब पेज पे एम्बेड करने के लिए या फिर इंसर्ट करने के लिए, या तो हम इसको ऐसा जो स्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरह का टैग लगा के हम इसमें यहाँ पे इसका जो कोड है
और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका, ये तो आपका इंटरनल मेथड हो गया कि हमारे पास कोड है, लेकिन अगर हम इसको कहीं और से लेके आ रहे हैं, यानी कि जो आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो कहीं पे स्टोर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से स्क्रिप्ट src सोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लिंक है वो आ जाता है और इसको हम ऐसे क्लोज करके लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इनमें अंतर होता है काफ़ी। इसको हम जो थ्योरी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज। जो आपका कंप्यूटर होती है उसकी जो भौतिक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे यही प्रश्न हिंदी में पूछा जाता, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज, अगर हिंदी में ऐसे रहता है कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी कठिन हो सकता था। भौतिक का मतलब नहीं समझ पाते हम इतनी जल्दी। अब यही प्रश्न आपसे इंग्लिश में पूछ दिया गया, यहाँ पे इसको मार्क किए दे रहा हूँ मैं। जो फिजिकल स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। जो आपके सामने ये चीज़ है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हार्डवेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको पता है क्या आता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उसमें आपके मॉनिटर हैं, माउस, कीबोर्ड जो है, तभी तो आपका एक कंप्यूटर बनता है। अगर आपके सामने मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ना हो तो आपका कंप्यूटर बनेगा नहीं बनेगा। तो ये जो है आपकी कंप्यूटर की फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। ये जो आपका प्रश्न है कंप्लीट नहीं है, तो प्रश्न जो कंप्लीट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉडेम। यहाँ पे डिवाइस पूछा गया, ये नहीं पूछा गया किसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो मॉडेम होता है, मॉडेम का अभी आपको बताया था मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। ये सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको आईएसपी से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब आईएसपी क्या है, आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये वे कंपनियां होती हैं, आईएसपी के नाम से समझ सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये वे कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करें तो ये किससे यूज़ करें, कौन सी कंपनी से यूज़ करें, तो जो भी आपकी फ़ोन में सिम कार्ड होगा वो आईएसपी तो हुआ है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो सही आंसर था वो था मॉडेम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है आपका सर्वर साइड के लिए है जावास्क्रिप्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फाइल। जो आपकी फाइल होती है, फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सर्वर साइड के लिए होता है, वहाँ से हम रिलेशन बनाते हैं अन्य फाइलों के साथ सर्वर साइड पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे सामने वो है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जो उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स होते हैं उनको हम किसके द्वारा बना सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लॉटर, ठीक है। जो प्लॉटर होता है उससे हम उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स बनाते हैं। जो आपने देखा होगा बिलबोर्ड होते हैं या फिर साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पे, जो कि पोस्टर वगैरह बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ये आपके प्लॉटर से ही जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंटर्स के प्रकार दे दिए गए बाकी, ठीक है। इनमें क्या है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं आपके, ये बैंकों में यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा बैंक में आप पासबुक को प्रिंट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे इन प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके लेज़र प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में या फिर शॉप पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में जो लेज़र प्रिंटर आपका होता है, लेज़र प्रिंटर में हम इंक की जगह पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपका इंकजेट होता है, इंकजेट यानी कि यहाँ पे हम इंक का यूज़ कर रहे हैं, जो आप छपाई करते हैं वो इंक के माध्यम से करते हैं इसमें, और इसमें जो है लेज़र में पाउडर के माध्यम से। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वो है पीडीयू इज आल्सो नॉन एज
वीडियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट नाम होता है इसका पूरा। ये आपकी स्क्रीन होती है या फिर मॉनिटर, दोनों चीज़ें आपकी होती हैं जिसपे हम जो आपका रिजल्ट होता है या आउटपुट होता है उसको हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है विनजिप। विनजिप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका प्रयोग जो है हम इमेज एडिटिंग के लिए नहीं करते हैं। इसका प्रयोग विनजिप जो है, इसका प्रयोग जो है हम फाइल को कंप्रेस करने के लिए करते हैं। जब आपके सामने कई फाइल्स हो जाती हैं, ठीक है, तो जैसे आपका एक कोई फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपकी कई फाइल्स हैं और हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पर जब ले जाते हैं तो वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, फोल्डर को कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। फोल्डर को कंप्रेस कर लिया ताकि, या फिर इसको हम पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं कंप्रेस करने के बाद, और इसको क्या है सिक्योर हो जाती है और हम इसको एक जगह से दूसरे सिस्टम पे ले जाते हैं, ठीक है। तो जो विनजिप सॉफ्टवेयर जो है ये फ्री नहीं है, ट्रायलवेयर है, ठीक है। ट्रायलवेयर क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो ट्रायलवेयर होते हैं आपको कुछ टाइम के लिए फ्री में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 7 दिन के लिए आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसको जो है इसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। जो अगला प्रश्न है हमारे सामने वह फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस इज, इसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। जो डीएनएस का पूरा नाम होता है वो क्या होता है? जो सही आंसर है वो है डोमेन नेम सिस्टम। अभी थोड़ी देर हमने बात की थी, जो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, और जो आपका वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है, उसमें इसको हम डोमेन बोलते हैं वेबसाइट के नाम को, तो एक दूसरे को ये ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये वाला अभी मैंने बताया था कि ये वाला जो प्रश्न है काफी बार अलग तरीके से पूछा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा ही पिछली बार के एग्जाम में हुआ था, ये दोनों प्रकार से पूछा गया प्रश्न, तो काफी लोगों को लगा कि ये तो गलत है प्रश्न। तो मतलब आपको प्रश्न सेम मिल रहा है, एक ही जैसा प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन उसके अलग अलग हैं, तो मतलब हर कोई कह सकता है कि ये तो गलत है प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, जब वो लोग ट्रांसलेट करते हैं तो सही तरीके से कभी कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसको मतलब, और दूसरी चीज ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है, लेकिन इसका जो प्रश्न हिंदी में अगर हम इसको कहें जावास्क्रिप्ट जो है वो किस पर आधारित लैंग्वेज है मुख्यतः, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट है आपकी वो मेनली किस पे बेस्ड है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राउजर। जो जावास्क्रिप्ट जो होती है, ठीक है, शॉर्ट में हम .js कहते हैं एक्सटेंशन, तो JS भी हम लिखते भी हैं वास्तव में, ठीक है। तो JS जो है जावास्क्रिप्ट वो आपकी ब्राउजर पे ही काम करती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के द्वारा आप काफी चीजें कर सकते हैं वेबसाइट पे ही, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे सामने वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कैनर। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब लोग इसमें कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि स्कैनर भी तो डेटा पे काम करता है, मतलब होता क्या है, लोग ऐसे देखते हैं उसको। जब आप स्कैनर को अपने दुकान पे देखा होगा तो वो दुकानदार क्या करता है, उसको किस लिए यूज करता है, जो भी आपका प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, उसको हमें अपने कंप्यूटर में भेजने के लिए उसको हम यूज करते हैं स्कैनर को। अब स्कैनर क्या है, आपका जो भी आपका प्रिंटेड मटेरियल है उसको कंप्यूटर में भेजता है, लेकिन लोग उसको कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि काफी लोगों ने उसको नहीं देखा है, तो इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो समझते हैं कि स्कैनर जो है एक आउटपुट डिवाइस है,
जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर आपका जो आपकी प्रिंटर होता है बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। प्रिंटर का काम क्या होता है? जो आपका कंप्यूटर होता है उससे डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड देता है, ठीक है, यानी कि बाहरी दुनिया में आपको डेटा देता है, ठीक है, कंप्यूटर से बाहर डाटा देता है। और जबकि स्कैनर का काम क्या होता है? वो कंप्यूटर को डेटा भेजता है। जो भी प्रिंटेड डाटा होता है वो कंप्यूटर को भेजता है और जो प्रिंटर होता है वो कंप्यूटर के डाटा को प्रिंट करता है। तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम फिर से 20 प्रश्नों को कवर करेंगे।